ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त ईरान में प्रोटेस्ट्स की खबरें लगातार आ रही हैं। कल थर्सडे को रजा पहलवी की अपील के नतीजे में कुछ ऐसी वीडियो आई हैं जिसमें ऐसा लगता है कि काफी बड़ी तादाद है जो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, अब वो सरकार को उखाड़ फेंकने वाले नारे लगा रहे हैं। अब से पहले भी ऐसा हुआ था, महसा अमीनी वाला जो मामला हुआ था उस वक्त भी प्रोटेस्ट था कहीं कुछ और डाइवर्ट हो गया कहीं और। उसके अलावा हमने वेनेजुएला में जो एक तरह से अगवा करने का सिलसिला और हमलों का सिलसिला देखा, अमेरिका की तरफ से वहां के प्रेसिडेंट को उठा करके ले गए और वहां जाकर के अदालत में ड्रग्स वाला जो मामला है वो भी पीछे रह गया। दुनिया किस तरह से चलेगी? ट्रंप का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने इस हद तक कह दिया कि मेरी मॉरलिटी है जो मुझे रोक रही है पूरी दुनिया में जंगें ना कराने के लिए। यानी उनके दिल में गुबार बहुत है। उनके मुताबिक वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास ताकत बहुत है, बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं दुनिया का। ऐसी बदलती हालत को समझने के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आज मैं एक बार फिर आफ्ताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहा हूं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गल्फ स्टडीज सेंटर के सरबराह रह चुके हैं, डिप्लोमेट के तौर पर मिस्र में बेस रह चुके हैं और कई दुनिया की यूनिवर्सिटीज में बाकायदा लेक्चर देते हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं, वहां के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उस इलाके के खास तौर पर जिसे मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया कहा जाता है। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है ईरान में? प्रोटेस्ट भड़काए जा रहे हैं जिसमें अमेरिका और इजराइल के साफ बयानात, यानी अब सबूतों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकायदा माइक पॉम्पियो ने तो एक्स पर इस हद तक कह दिया कि प्रोटेस्ट में साथ चलने वाले मोसाद के एजेंटों को भी नए साल की मुबारकबाद। आप कैसे देख रहे हैं? जी, शुक्रिया मुझे निमंत्रण करने के लिए। देखिए, ये जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ है 79 में, इमाम खुमैनी वहां सत्ता पे आए और इस्लामिक गवर्नमेंट बनी, तो जो शाह का शासन था तो उससे अमेरिका और वेस्ट को और इजराइल को काफी फायदा होता था, तो उसको पूरा उखाड़ के फेंक दिया है इस्लामी रिपब्लिक और इस्लाम के तौर तरीके पे और जो ऑयल रिसोर्सेस थे उसको लेके डिस्ट्रीब्यूट करके अपने बलबूते पे सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना चाहते थे, जिसको वो कार्टर के जमाने से लेके और सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करके ईरान इराक 8 साल की नरसंहार जंग चला के जो है ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक का तख्ता पलटना चाहते थे, नहीं हुआ और मजबूत हो गया बरअक्स। तो ये देश जो है अमेरिका उस मरहले से अभी तक एक ही उनका एजेंडा है इजराइल के साथ मिलके कि इस इस्लामिक हुकूमत को निकाल फेंकना है और दोबारा ईरान पे कब्जा करना है, इनका तेल और गैस पे कब्जा करना है, उसको इस्तेमाल करके उसकी जमीन को इस्तेमाल करके रूस और चीन को भी कमजोर करना है। तो ये उनका 1 पॉइंट एजेंडा है और किसी न किसी तरह वो उस पर अड़े हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मई में बमबारी भी करे इजराइल और अमेरिका, और साजिशें तो दिन रात वही कर रहे हैं। लेकिन असलियत ये भी है कि इतने लंबे तवील अरसे तक जो सैंक्शंस अमेरिका और वेस्ट ने डाले हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, जो कि एक खोटा है, वो असली मकसद रजीम के खिलाफ है, इस्लामिक हुकूमत के खिलाफ है, तो उससे भी काफी लोग परेशान हैं। जैसा अब रियाल का वैल्यू घट गया और डॉलर महंगा हो गया है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है,
और जो मुश्किलात हैं, आबादी भी बढ़ रही है और कई चीजों की किल्लत भी है। और लोग ये भी देख रहे हैं कि ईरान जो है अपने साथियों की हिजबुल्लाह को या हूती को या इराक में या शाम में बशर अल असद को भी मदद किया, पैसे से या हथियार से वगैरह सब लगे। लेकिन जो अम, आधे से ज्यादा लोग इस्लामिक हुकूमत को सपोर्ट करते हैं वो अभी भी हैं। ये नहीं कि सपोर्ट कम हो गया है। जो लोग बाहर के दबाव में आके मोसाद या CIA या पता नहीं है कि जासूसी एजेंट्स जो भी बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद हैं, उनकी बातों में आके बहका बहकाव में आके सड़कों पे आ रहे हैं, उनको पैसे भी दिया जाता है। कुछ रिपोर्टिंग के मुताबिक उनको बहुत सारे लालच भी दिया जाता है कि आपको हम वीजा दे देंगे, आपके रिश्तेदारों को अमेरिका या बरतानिया या यूरोप आने देंगे और फैसिलिटीज मुहैया करेंगे, बल्कि हर तरीके से जो है लालच उनको बताई जा रही है। ये महंगाई के अलावा भी ये नहीं कि वहाँ भूखमरी है या लोग मर रहे हैं इन्फ्लेशन से या स्टारवेशन से या फैमिन से, वो नौबत नहीं है। खासी खुशहाली है। लेकिन जो दूसरे मुल्कों में भी ये देखते हैं, जैसा दुबई में या अमेरिका में, यूरोप में, उस तरीके के चीजें मुहैया अभी नहीं है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस हैं सैंक्शंस की वजह से, पैसा कम आता है और तेल इतनी ओपनली खुलेआम निर्यात नहीं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से जो है अब ये फाइनल राउंड है मेरे ख्याल से अमेरिका और इजराइल का इस इस्लामिक हुकूमत का तख्ता पलटने का। वो क्योंकि में नाकामयाब रहे तो अब भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि किस हद तक इस्लामिक हुकूमत, हालांकि इमाम खामने साहब ने कहा कि ये प्रोटेस्ट जायज हैं और जो भी उनकी नाराजगी जायज है, ये हुकूमत को सुनना पड़ेगा। और जो आर्थिक स्थिति है वो भी कठिन इससे गुजर रहे हैं। लेकिन पुलिस की ज्यादती भी जो है हो रही है। अखबारों में जो रिपोर्ट है, लोग काफी मारे गए हैं फायरिंग में या दूसरे पुलिस मेजर्स से। तो ये कोई भी हुकूमत करती है, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, पुलिस को इस्तेमाल करती है। वो भी लिबरल डेमोक्रेसी का ढोल बजाते हैं। लेकिन अगर यहाँ लोग कुछ मर जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में पुलिस एक्शन से, तो वो बड़ा चढ़ा के बताते हैं कि ये वगैरह वगैरह बोल के। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किलात से ईरान गुजर रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी लोग वहाँ आज़ादी पसंद हैं और इस्लामिक हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। और ये पाशा साहब मैं उसी पर आने वाला था, पाशा साहब मैं उसी पर आने वाला था। अब तक आपके सामने बहुत सी वीडियोस, बहुत सी रिपोर्टें आई होंगी। पिछले 10-12 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आपकी तेहरान में बात भी हो रही होगी, मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट्स के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही होगी। क्या आपको लगता है कि इस बार, और इस बार रजा पहलवी जिस तरह से खुल करके अपील करने के लिए है, मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें थर्सडे और फ्राइडे दोनों दिनों में, यानी आज जब हमारी आपकी बात हो रही है, रात को 8 बजे लोगों को सड़क पर निकलने की अपील, अगर बाहर भी ना निकल सके तो घरों में ही छतों पर जाएं। मुझे वो याद आ रहा था, आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह के खिलाफ अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे पूरे मुल्क में। तकरीबन वो उसी तरह से कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आपको अभी तक क्या ऐसा कोई यकीन या यकीन के नजदीक जैसी कोई हालत है कि इस बार हुकूमत गिर जाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये शाह का बेटा जो है ये एजेंट है। सभी ईरानी जो हुकूमत के खिलाफ है वो भी जानते हैं, वो भी खुलेआम कहते हैं कि ये अमेरिका का एजेंट है, वेस्टर्न एजेंट है। इसमें कैसे हम एतबार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि वो सिर्फ दोबारा सत्ता पे आना चाहता है और शाह की तरह चलाना चाहता है शासन, और अमेरिका और यूरोप को सौंपना चाहता है, जो कि हर एक आजाद ख्याली ईरानी नहीं चाहता है। वो आजादी के हक में है,
लेकिन जो आर्थिक स्थिति है जो खराब हो रही है उस पर भी निगरानी देना होगा। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी फॉरेन एक्सचेंज आता है वो दिफा के लिए और इंटरनल डेवलपमेंट के लिए, ये नहीं कि इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप जहाँ भी जाएं ईरान में, चाहे वो सड़कें हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यूनिवर्सिटीज हो, या हर एक शोबे में उन्होंने तरक्की की है। ये नहीं कि बैकवर्ड हो गया, सभी सिर्फ डिफेंस पे लगा रहे हैं, हुतीस, हिजबुल्लाह और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं ईरानियन पीपल के, वो उस लेवल तक ये हुकूमत पहुंची नहीं है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से। ये मोस्ट ऑफ देम ईमानदार हैं, करप्शन बहुत कम है वहाँ। और ये जो है सोशल मीडिया का जमाना है, एक ही मिनट में आप गूगल या दूसरे जरिए के जरिए पूरी दुनिया को देख सकते हैं कि वहाँ हालात क्या है और यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। तो वो कंपैरिजन के चक्कर में जो है इनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं और ये लोग बाहर के जो है वो तेल छिड़क रहे हैं आग में और बढ़ा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही मुश्किल दौर से ईरानियन गवर्नमेंट गुजर रही है और मुझे उम्मीद है कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को वार फुटिंग पे एड्रेस करेंगे, इस पे गौर से नजरसानी करेंगे और लोगों की जो शिकायतें हैं, देखिए हर महीना हर एक फैमिली को पैसा दिया जाता है, सब्सिडाइज फूड दिया जाता है, बहुत सारे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसके लिमिटेशंस भी हैं क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इनके कंट्रोल में नहीं है। हालांकि रूस और चीन और दूसरे देशों से अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों से खरीदने के लिए डॉलर चाहिए आपको, और ईरानी जो बाहर जाते हैं उनके लिए डॉलर चाहिए जिसकी किल्लत है। उसकी वजह से जो है ईरानी जो है ये रॉयल स्टाइल में रहते हैं, चाहे वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो। भारत की तरह वो कमर कस के जो है एक दिन एक वक्त की रोटी नहीं खाते, वो अच्छा खासा खाना खाते हैं, अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, घर भी आप आलीशान से सजा के रखना चाहते हैं। तो इसमें जो है गवर्नमेंट शायद उनकी कमी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से। तो लेकिन इतना बुरा हाल या सिचुएशन नहीं है जो कि तख्ता पलट देंगे इस हुकूमत का। अभी बागडोर अभी काफी मजबूत है गवर्नमेंट की। जी, यानी आप कह रहे हैं कि ईरान की सरकार इस प्रोटेस्ट के नतीजे में नहीं गिरने वाली, और इसी किस्म की रिपोर्ट मोसाद ने अपनी सरकार को दी है, इजरायली खुफिया एजेंसी ने अपनी सरकार को दी है कि बहुत कम चांस है कि हुकूमत गिर सकेगी। मुझे इस वक्त एक कंपैरिजन जहन में आ रहा था, वो ये कि सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत पर हमला किया 1990-91 में, तो उसके बाद 12 साल पाबंदियां रहीं, ऑयल फॉर फूड वाला प्रोग्राम चला। और जब मैं सन 2000 में पहली बार गया तो वहां हालत ये थी पाबंदियों की वजह से कि मुझे खुद एक सरकारी आदमी ने बताया कि जब मैं बाजार गया बगदाद में तो समझने के लिए कि कितनी आमदनी है, क्या कुछ खा सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं लोग, तो इस हद तक बताया कि हस्बैंड वाइफ आपस में मशवरा करते हैं कि कौन से महीने में जाकर के हम गोश्त खा पाएंगे, अपने बच्चों को खिला पाएंगे। और भी मैं तेहरान में पिछले हफ्ते बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि आमदनी में से तकरीबन 20% से 30% तक बचाया जा सकता है, और वो लोग हर दिन गोश्त खाते हैं, यानी जो महंगा खाना है वो हर दिन खाते हैं। तो इस कंपैरिजन को देखते हुए अब आपको क्या कुछ लगता है, ये जिस तरह की दुनिया अमेरिका और इजराइल देखना चाहते हैं, और क्या ये गाजा में होने वाली 2 साल की जंग के नतीजे में ये सब कराया जा रहा है जो ईरान में अब हो रहा है? क्या जंग में जब वो कुछ ना कर सके, आखिरी हमले का हक ईरान को था इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ जब जंग रुकी थी? अब आपको क्या लगता है कि क्या ये उसी की वजह से ये सब हो रहा है, गाजा के नतीजे में? एक नतीजा हमने देखा न्यूयॉर्क में ममदानी के जीतने की शक्ल में, एक नतीजा हम देख रहे हैं ईरान में प्रोटेस्ट की शक्ल में। तो आपको क्या लगता है?
जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, लेकिन उसके पहले मैं 2001 में बगदाद गया था, इराक गया था, कई हम्म। शहरों में घुमा। तो मैं एक टैक्सी लिया, अल रशीद में ठहरा हुआ था। तो वहां मैं $100 एक्सचेंज किया, और जो इराकी दिनार दिया, इतने ज्यादा थे कि वो अपने 2 प्लास्टिक बैग में भर के दिया वो। हम्म। तो उसके बाद मैं एक टैक्सी लेके ऐसे घूमने निकला। तो हम्म। बाद में पता चला 1 घंटे के बाद कि वो ड्राइवर जो है इंग्लिश प्रोफेसर है, बगदाद हम्म। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। और उसने कहा हम्म। कि आप पहली सवारी हैं, सुबह से मैं खाली टैक्सी घूम रहा हूँ, कोई सवारी नहीं मिली। मैंने कहा हम्म। कि क्यों, ये क्या हालत होगी? तो मैं प्रोफेसर वहां सुबह पढ़ाता हूँ और दोपहर में ये टैक्सी चलाता हूँ, 12 बजे के बाद लेक्चर खत्म करके। मैं 3 साढ़े 3 को लिया टैक्सी, तो अभी तक कोई नहीं मिला। और जो भी आप देंगे उससे रोटी खरीद के मैं घर जाऊंगा, अगर कोई और सवारी नहीं मिली तो वहाँ बहुत हालत खराब थे। लेकिन ईरान जो है अभी भी एक्सपोर्ट कर रहा है तेल चीन को। हम्म। और रूस से तिजारत बाकायदा, हजारों की गाड़ियां आने जा रहे हैं तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर से। और रेल का जो कनेक्शन चीन के साथ है, माल आ रहा है जा रहा है, ये नहीं कि किल्लत है। हर हम्म। चीज मिलेगी आपको ईरान में। गया हूँ हम्म। वहाँ, हम्म। चाहे मशहद में हो, शिराज में हो, या तबरीज में हो, या बलूचिस्तान में हो, वहाँ वगैरह सब। लेकिन महंगाई है, हम्म। महंगाई है। जैसा गाजा में हर चीज नवाब मिलती है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है वहाँ। हम्म। तो हम्म। जो अब अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट करने का जो स्लोगन ट्रम्प लिए थे, उसको जो है सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके तहत जो है, जो भी देश अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं या डॉलर को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको निशाना कर रहे हैं। जैसा हम्म। वेनेजुएला युआन में तेल 20% चीन को देता था, और हम्म। रूस से तिजारत था, क्यूबा से, ईरान से। तो उस तरीके के टारगेट कर रहे हैं। चूंकि ईरान का तेल चीन को जा रहा है, वो भी डिनाई करना चाहते हैं, और हम्म। रूस से भी ट्रेड खत्म करना चाहते हैं। हम्म। तो निशाने पे है अब ईरान। हम्म। और इसराइल भी चाहता है कि हिजबुल्लाह का मामला अभी सुलझा नहीं हुआ है, इसलिए कि ईरान का सपोर्ट बाकी है। हुती अभी भी उनमें दम है, इसलिए कि ईरान सपोर्ट करता है। और चाहे वो कितना भी चालाकी करे, सोमालीलैंड को मान्यता दे के और वहां फॉरेन मिनिस्टर को भेज के, या इमारात के जरिए यमन को टुकड़े करने की, वो उनकी चाल आगे नहीं बढ़ रही है ईरान के मुकाबले में। हम्म। तो ईरान लगातार अपने साथियों के साथ मजबूत है और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। तो हम्म। ये नहीं चाहते कि हमारे साथ आंख में आंख डाल के हमें धमकी दे, और हमारी धमकी से ये ना डरे, जो हम्म। कि फिलहाल है। क्योंकि हम्म। ईरान डरने वाला नहीं है, हर बात को जवाब दे रहा है। अगर वहाँ अटलांटिक में एक टैंकर सीज करते हैं, तो ये हार्मुज में 2 सीज कर लेते हैं। तो टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई जवाब दे रहा है ईरान, जो कि वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी ताकत इस क्षेत्र में है जो इसराइल को चैलेंज करे या अमेरिका को चैलेंज करे या उनकी बात ना माने। क्योंकि हम्म। ईरान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, अपने ताकत बलबूते पे वो मजबूत हैं, और उनके पीछे चीन और रूस भी हैं। तो इस लिहाज से जो है ईरान को निशाना बना रहे हैं। और ये पूरी गाजा की जंग जो है, ये बहाना था कि हमास ने अटैक किया। ये सोची समझी साजिश प्लान थी ईरान, सॉरी, इजराइल और अमेरिका की मिलके, कि कैसा इस क्षेत्र में ईरान को कमजोर किया जाए पहले, हमास को हटाने के जरिए, कमजोर करने के जरिए, उसके बाद हिजबुल्लाह को हमला करने की, शाम को बशर अल असद को हटा के। और अमेरिका ने भी मुंह तोड़ को हर मुमकिन कोशिश की हूतियों पर बमबारी करने की, इसराइल ने भी की, लेकिन कुछ वहां दाल गली नहीं। तो इस लिहाज से जो है अब वो मान के चल रहे हैं कि असल जड़ जो है ईरान है। जब हम्म। तक हम वहां परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो अमेरिका या इसराइल का दबदबा इस क्षेत्र में कमजोर रहेगा, क्योंकि उनके साथी अभी मजबूत हैं। इस लिहाज से जो है गाजा का सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद निशाना ईरान था, और ईरान को कमजोर करके
रूस को और चीन को भी वो निशाना बनाना चाहते हैं आगे चलकर, लेकिन इसमें बहुत सारे मुश्किलात हैं। जैसे कि आप यानी जानते आपने हैं कहा कि गाजा गाजा बहाना था, असल निशाना ईरान था, और वो निशाना अब वो पूरी तरह से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वेस्टर्न मीडिया है वो ऐसी भी खबरें आई हैं कि कुछ पुरानी वीडियोस भी इस वक्त चलाई जा रही हैं जो महसा अमीनी वाले मामले के बाद प्रोटेस्ट हुए थे। तेहरान में हमने 2 दिन पहले बात की तो बताया कि महसा अमीनी वाले प्रोटेस्ट में और अब में बहुत फर्क है, ये हार्डली 10% है। बहरहाल सिचुएशन अभी ऐसी है जिसमें ये समझा जा सकता है कि सरकार को हिलाने की कोशिश है। आप कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली नहीं है ईरान की इसके नतीजे में। अब ये बताइए, जो वेनेजुएला में जो हुआ और उसके बाद अब कोलंबिया को धमकी है, कोलंबिया के प्रेसिडेंट को एक तरह से जबरदस्ती कहा है कि आप आइए व्हाइट हाउस में मुझसे मिलके जाइए। क्या वो जेलेंस्की जैसा हाल करेंगे? और भी कई मुल्कों को धमकी है कि यानी शायद पूरी दुनिया की हुकूमतें अपनी मर्जी की चलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वेनेजुएला के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी नाम की कोई चीज इन रियल सेंस, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी कह करके अपने मकासद हल करता रहा है, लेकिन मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी लार्जर पूरे दुनिया के मुल्कों की बात कह रहा हूं, कहीं से कोई ऐसा कदम उठेगा? क्या कोई यूनिफाइड किस्म की कोई चीज निकल के आएगी कि इस किस्म की जोर जबरदस्ती के खिलाफ कुछ मुल्क खड़े हो सकें? आपको क्या लगता है ब्रिक्स वगैरह कहां चले गए? जो 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 ग्लोबल साउथ जिसे कहा जाता है वो कब एक्टिव होगा? जी, मेरे ख्याल से ये यूनिलैटरल एक तरफा जो फैसले लेके जो भी कार्रवाई अमेरिका कर रहा है, उसको पहले तो अमेरिका में ही इसकी अपोजिशन बढ़ रही है। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी और जो मागा के सपोर्टर्स हैं वो खुश नहीं है ट्रम्प से, क्योंकि वो अमन के मुद्दे पे आए थे और हर जगह जो है जंग कर रहे हैं, ईरान से लेके वेनेजुएला तक। और अमेरिका को टैरिफ से राहत मिलने की बजाय वहाँ कीमतें बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई। दूसरी तरफ अगर देखें अमेरिका से बाहर, तो ये एक के बाद देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन भी जो है बढ़ गई है, यूक्रेन के मामले को लेके, रूस के मामले को लेके, और जो ग्रीनलैंड में ये करना चाहते हैं। तो अगर ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा जो ग्रीनलैंड है, तो अगर वो कब्जा कर लेते हैं ट्रम्प, तो नाटो कहाँ रहेगा? नाटो एक उसका सदस्य ही हड़प लिया ये ग्रीनलैंड, तो ये कुछ बाकी नहीं रहेगा। जो कुछ भी टर्की कर रहा है रूस के साथ और दूसरे देशों के खिलाफ, तो वो भी उस पर भी कमेंट किया जा सकता है कि ये टर्की नाटो के तहत नहीं है बोल के। तो इस लिहाज से जो है वेस्टर्न वर्ल्ड अब यूनाइटेड नहीं रहा, चाहे यूक्रेन हो, रशिया हो, या ग्रीनलैंड हो, या वेनेजुएला हो, या दूसरे देश हो। तो रही ब्रिक्स की, अब चीन और रूस लगातार कोशिश में लगे हुए हैं और दूसरे ग्लोबल साउथ के देश भी जो है डरे हुए हैं कि अब हमारे बारी तो नहीं है सैंक्शंस की और अगवा करने की लीडरों की, चाहे अफ्रीका में हो, एशिया में हो, या रिजीम चेंज का एजेंडा हमारे खिलाफ तो नहीं हो जाए बोलकर। तो मेरे ख्याल से आप ये सिक्योरिटी काउंसिल में तो साफ है कि अमेरिका वीटो कर देगा जो भी वेनेजुएला के मामले पे रेजोल्यूशन आएगा। तो लेकिन असल में अमेरिका की स्टैंडिंग जनरल असेंबली में मालूम होगी। जब वहां वीटो कर देगा तो मामला जनरल असेंबली को जाएगा। वहां कितने देश अमेरिका के हक में वोट करेंगे, कितने एब्सेंट होंगे और कितने उसके खिलाफ होंगे, वो बैरोमीटर होगा उसका असल स्टैंडिंग क्या है। मुझे लगता है कि अमेरिका अलग थलग हो जाएगा। इजराइल और छोटे मोटे 2-3 देश छोड़ के कोई सपोर्ट नहीं करेंगे और यूरोपीय देश एब्सटेन करेंगे मोस्टली। तो अमेरिका का इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंप्लीट आइसोलेशन होता जा रहा है, क्योंकि वो ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं और वो इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहे हैं हर दिन। सॉवरेन कंट्री में घुस के वहां के प्रेसिडेंट को अगवा कर रहे हैं और दूसरे कंट्रीज के ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पनामा पे दबाव डाल रहे हैं,
और 60 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका अलग थलग हो गया। उसका मतलब वो पैसे नहीं देंगे वो। और हर एक जो कदम ट्रम्प उठा रहे हैं वो पैसे से रिलेटेड है, खाली पैसा पैसा पैसा। क्योंकि अब पैसों की कमी है। क्रिसमस में हम देख लिए कि अमेरिकन के पास पैसे नहीं थे। उनका एक ही मुद्दा होता है 25 से 1 तक, स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग। अगर पैसा नहीं तो क्या स्पेंडिंग करेंगे। तो सब बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं और गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ रहा है। $38 ट्रिलियन हो गया। 1.2 ट्रिलियन खाली इंटरेस्ट में देना होगा उनको। तो बहुत बुरा हाल है। मेक अमेरिका ग्रेट जो है एट द कॉस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें अब चूंकि वेनेजुएला का ऑयल के ऊपर उनकी नजर है, उसके बाद ईरान के ऑयल और गैस के ऊपर नजर है। तो ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वहां भी तख्ता पलटने की कोशिश तेज कर देंगे। अगर अगवा अली खामेनेई या प्रेसिडेंट को करने नहीं हुआ तो और पैसे खर्च करके लोगों को उकसा के प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन ब्रिक्स जो है धीरे धीरे अपनी मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि दूसरे देश सऊदी अरब और इमारात और मिस्र भी तंग आ गए हैं अमेरिका की दादागिरी। जी आपने कहा ब्रिक्स मजबूत होता जा रहा है, लेकिन ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी भारत के पास आ रही है और भारत डॉलर वाले मामले में अमेरिका के खिलाफ उतना मजबूत नहीं खड़ा हो रहा जैसे दूसरे मुल्क खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब मैं जो दूसरे सवाल की तरफ जाना चाहता हूं वो ये कि इसी दौरान जब ईरान में प्रोटेस्ट के बारे में सवाल हुआ, उसी दौरान एयरफोर्स 1 जहाज में मीडिया ने भारत के बारे में भी कुछ पूछ लिया, तो भारत के लिए बाकायदा उन्होंने 500% टैरिफ तक की धमकी दे डाली। और हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री कोई खुल करके जवाब नहीं दे पा रहे। एक तरह से जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो जो नजर आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक किस्म का। क्या भारत को इसी तरह से ट्रंप अपमानित करते रहे, जलील करते रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम तो विश्व गुरु कहलाने की बात कर रहे हैं और वहां रोजाना भारत को जो है वो अपमानित किया जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत की अब हैसियत क्या है ट्रंप के इस दौर में? जी, मैं अभी आज सुबह वो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी का पॉडकास्ट देख रहा था, जो हिंदुस्तानी पत्रकार हैं। उसमें उन्होंने साफ कहा कि भारत के प्रधानमंत्री 13 फरवरी को जब ट्रंप से मिले, उन्होंने वादा किया कि $500 बिलियन तक भारत और अमेरिका ट्रेड ले जाएंगे और हर एक क्षेत्र में हम इंपोर्ट करेंगे बोल के एग्रीमेंट साइन करे हैं प्रधानमंत्री। जब बातचीत हुई, पीयूष गोयल गए और उनका टीम यहाँ आया 2 बार, तो ये पीछे हट गए, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और जीआई प्रोडक्ट्स उसमें शामिल थे, जो कि बाद में इनको पता चला कि ये सब इंपोर्ट करने से इंडियन फार्मर जो है सड़कों पे आ जाएंगे और डेयरी फार्मिंग खत्म हो जाएगी और अमेरिका के चीप प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आ जाएंगे, हमारा फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा और इनकी गद्दी खतरे में बढ़ जाएगी बोल के। तो ये सोचे समझे बगैर जो है ये एग्रीमेंट साइन करके ब्लैंक चेक दोस्ती के नाम पे माय फ्रेंड को दे दिए 13 फरवरी को। तो अब कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना है कि आप वजह से हम बातचीत शुरू करें, लेकिन आप पीछे हट गए और तुम्हारी वजह से जो है हम दूसरे देशों को टैरिफ कम करना पड़ा, जैसा इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम और फिलीपींस को हमना नुकसान हुआ। आप मोदी अभी तक ट्रम्प से बात नहीं कर रहे हैं बोल के। तो बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो डिमांड ने 13 फरवरी को ये मान लिया था, तो आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे? तो ये धोखाधड़ी की तरह हो गया है मामला दोनों तरफ में। और ये प्राइम मिनिस्टर डरते हैं कि अगर बातचीत हुई तो और वो रिमाइंड करेंगे इन्होंने क्या किया और वो सोशल ट्रूथ पे आ जाएगा। मोदी भक्त जो है इनकी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। तो इसलिए जो है ये मौन व्रत रखे हुए हैं और अमेरिका से दबाव बढ़ता जा रहा है और दबाव में पुतिन को निमंत्रण देते हैं, कभी चाइना के लीडर से मिलने जाते हैं। अब लेटेस्ट ये है कि मिनिस्ट्री की तरफ से सब डिमांड आ रही थी, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए मशीनरी नहीं है, रेलवे मशीनरी के लिए पुर्जे नहीं है, चीन से इंपोर्ट करने का फैसला लिए हैं।
और चीन को ये रियायत दी गई है फ्लाइट्स के बारे में, वीजा के बारे में। अब ये थर्मल पावर प्लांट का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 500 गीगावाट बढ़ाने के लिए वहां से मशीनरी बड़ा इंपोर्ट करेंगे। हालांकि BHEL और लार्सन एंड टुब्रो को नुकसान होगा, जिसका शेयर प्राइसेस गिरे हैं आज। तो इस लिहाज से जो है, जब अमेरिका इंडिया फुटबॉल बन गया है, अमेरिका एक किक मारता है तो हम चीन के पास जाएंगे, दूसरा किक मारता है तो मॉस्को के पास जाएंगे, तीसरा मारता है तो ब्रिक्स के पास जाएंगे। तो ये सोचे समझे बगैर फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं अडॉक बेसिस पे। फुटबॉल बनने की वजह मोदी की अडानी से दोस्ती, अडानी के खिलाफ जो मुकदमा अमेरिका में है, उस दोस्ती के नतीजे में भारत को एक तरह से फुटबॉल बनवा दिया है मोदी जी ने। वहां मोदी जी शायद जो जेलेंस्की का हाल हुआ था उसमें व्हाइट हाउस में, उससे शायद खौफजदा थे। बहुत से लोग तो जाना ही बंद कर दिया। बहुत से मुल्कों के प्रेसिडेंट्स को वहां बुलाते हैं, उन्हें यह डर रहता है कि हमें जलील करेंगे, बेइज्जत करेंगे। मुझे याद आ रहा है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा ने इस बात को खास साफ तौर पर कह दिया था कि मेरे पास आपको हवाई जहाज गिफ्ट करने के लिए नहीं है, इसलिए आप मुझसे इस तरह की बात कर रहे हैं कि व्हाइट्स को वहां पर कत्ल किया जा रहा है। तो ये ट्रंप की जो ये धमकी वाली जो पॉलिसी है, उससे मोदी जी डर करके शायद ये दस्तखत करके आ गए, जिसके अमेरिका के ऑफिशियल ने ये बात कही है। क्या इसे इस तरह से समझा जाए? थोड़ा सा, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। नहीं, डर के वजह से नहीं, ये जो है नवंबर में अमेरिका में थे, ये उनसे ट्रंप से नहीं मिले और इनको उम्मीद थी कि बाइडेन के बाद कमला हैरिस जीतेंगे और इतने महंगे महंगे 20 करोड़ 25 करोड़ की गिफ्ट जो है बाइडेन को दिए, कमला हैरिस को वगैरह सब दिए। ये अच्छी तरह प्रिपरेशन नहीं करे कि गाजा की वजह से जो है वहाँ अमरीकी नाराज हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो हार जाएगी बोल के। वो उम्मीद करता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जीतेगी। तो इस लिहाज से जो है, ये जब जीत के आए ट्रंप, तो ये जल्दबाजी में थे मिलने के लिए और दोस्ती बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ट्रंप नाराज है इनसे। तो ये सोचे समझे बगैर जो है कह दिए कि $500 बिलियन का ट्रेड बढ़ा देंगे और एग्रीमेंट पे साइन करके आ गए, जिस पे अमेरिका अड़ा हुआ है और वो वादा खिलाफी का जुर्म वगैरह इन पे लगा रहा है। ये डर रहे हैं कि अगर मिलेंगे तो और बेइज्जती होगी और इनका इमेज जो 28 मुल्कों से अवार्ड लेके आए हैं वो पानी में सब ये फिर जाएगा बोल के। तो इस लिहाज से ना बात कर रहे हैं, ना जा रहे हैं, ना कनाडा में G7 में मिले, ना यहाँ आए, या ना साउथ अफ्रीका गए या आसियान में मिले वगैरह बोल के, क्योंकि ये डरे हुए हैं और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो इनको और जलील नहीं करेंगे। यानी मोदी जी जो है वो मोदी जी ट्रंप से आंखें चुरा रहे हैं, मिलने में उनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। और इस सबके बीच जो ये फुटबॉल बनने की बात आपने कही कि भारत को फुटबॉल जैसी हालत हो गई है, कभी हम चीन से जाके बात करते हैं, कभी रूस से, फिर वापस अमेरिका को आके भरोसा दिलाते हैं कि नहीं आप ही हमारे माई बाप हैं। तो ऐसी सूरत है। मुझे एक चीज याद आ गई, मैं अपने दर्शकों को याद दिला रहा हूं, आप उसकी तस्दीक करेंगे। इस ईरान में इस्लामी इनकलाब से पहले शाह की हुकूमत बाकायदा अमेरिका के दबाव में ये इस तरह के भी कानून थे कि ईरानी किसान कौन सी फसल बोएं, कौन सी फसल ना बोएं। जो चीजें अमेरिका वहां एक्सपोर्ट करना चाहता था, उसको पैदा करने का हक ईरानी किसानों को नहीं था। तकरीबन उसी लाइन पर भारत को भी ले जाने की कोशिश है अमेरिका की, जिस किस्म के दस्तखत अगर मोदी जी करके आए हैं। यहां किसान पहले ही सरकार से नाराज है, वो जो 3 कानून उन्हें वापस लेने पड़े थे। अब भी भारत सरकार से शिकायत किसानों को है कि जब उनकी फसल का वक्त होता है, उस वक्त वही प्रोड्यूस दूसरे मुल्कों से लाने की इजाजत खोल दी जाती है, और जब उसकी कमी होती है तो उसे बंद कर दिया जाता है। यानी हर तरह से कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का इंतजाम
अब अमेरिका से डर लग रहा है कि वो किसानों को और नाराज ना करा दे। आखिर में अगर कुछ जी कंक्लूड करते हुए जी आप कुछ कह सकें जी। जी मेन टारगेट ट्रंप का जो है मोदी है। हम्म। वो मोदी को बेइज्जत कर रहे हैं, चाहे भारतीयों को हथकड़ी पहना के बेच के वगैरह वगैरह करके ब्रिक्स के मामले में कंपनीज को सैंक्शन करना। लेकिन मोदी को टारगेट करने से जो है भारतीय और भारत का इमेज कमजोर हो रहा है, और पूरे दुनिया में परेशान है कि हम कैसा रेस्पॉन्ड करेंगे अमेरिका के प्रेशर को। चीन भी बारीकी से देख रहा है, रूस भी देख रहा है, और ग्लोबल साउथ के देश भी देख रहे हैं, नॉन अलाइंड कंट्रीज भी देख रहे हैं वगैरह। तो ये इनकॉम्पिटेंस और इनकी नाकामी और मूर्खता से जो है देशवासियों को और देश का इमेज खतरे में है, और जितना जल्दी हो सके मेरे ख्याल से इसको सुधारना होगा, वरना ट्रंप जो है 500% टैरिफ बिल लगा देगा, और पता नहीं क्या क्या उसके पास झोली में राज हैं, वो खुलेआम मोदी के खिलाफ और भी पेश करेगा, जिससे इनकी बेइज्जती और जलील होने की जी जी, भारत चिंता है। भारत सरकार को अपने आप को संभालना पड़ेगा, विदेश नीति को संभालना पड़ेगा, भारत के इंटरेस्ट में क्या है। और मोदी जी अपने दोस्तों को के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में पूरे देश को दांव पर ना लगाएं। ये बातें बहुत से लोग कहते रहे हैं, ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं कि अडानी के खिलाफ वहां पर मुकदमा है, गिरफ्तारी वारंट हैं, और उसे मामले को फाइल को दबाने के लिए मोदी जी हर किस्म का ऐसा लगता है कि वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं, लेकिन उससे देश की इज्जत कंप्रोमाइज हो रही है, उससे सरकार को बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपने ईरान के हालात पर बताया, बाकी और कई मुल्कों के हालात के जो तज्जिया आपने किया वो बहुत ही गैर मामूली है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, आज आपको ये वीडियो मैं कैसा लगा एक जी छोटा सा पॉइंट यमन पे जिक्र करना चाहता था, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे, जी जी, क्योंकि अगले वहां भी प्रोग्राम हालत में खराब जी जी होते जा जी, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।